अच्छा अच्छा। आप अपना जरा विस्तार से परिचय दें। मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 1975 में। ओके। हैं? हाँ हाँ। उसके बाद सीए अधूरी छोड़ के जिंदगी भर अकाउंटेंसी की। ओके। और आपने देखी होगी मेरी पोस्ट, यदि शायद एमपी एमएलए ग्रुप में आज की डली हुई है, तो बहुत ओके। ज्यादा पीछे नहीं जाना है। ओके। हाँ, तो अकाउंटेंसी करते करते गांधी जी किस दरवाजे से घुसे हाँ ये हाँ। भी जानिए। ये अब बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, कुछ कम हो सकती है क्या? है? बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है आपके। नहीं, अब नहीं आ रही होगी। अब हाँ, तो अब ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ। मुझे लगा कि देश के अंदर श्रम शक्ति। हाँ हाँ। हेलो, आपकी आवाज वॉइस लॉस हो रहा है थोड़ा सा। हेलो, थोड़ा सा वॉइस लॉस हो रहा है आपका। बेटर है? हाँ, अब बेटर है। हाँ हाँ, तो उस चीज को सोचते हुए मैंने जो है गांधी जी की फिलॉसफी जो है हम्म अंदर पैदा हुई, हम्म। और हिलरी क्लिंटन को गांधीवाद पढ़ाया 95 में ही। अच्छा। हाँ, और 2016 तक एनोनिमस वो ढूंढते भी रहे हमें, लेकिन हमने अपना परिचय नहीं दिया। जब ओके। वो यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई तब हमने परिचय दिया, हाँ हाँ। और जो है उसके बाद वो हारी तो हमने हारने पे बधाई भी भेजी उन्हें, अच्छा हिलरी जी को। अच्छा, तो हारने की हाँ, बधाई क्यों दी आपने? हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर डिफीट बिकॉज यू आर नाउ गिवन द मच बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट गांधीज्म इन यूएसए which you would have not been able to do if you would have won. तो उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े होने की भी इच्छा नहीं रखी उन्होंने, हाँ हाँ। और 6 महीने तक यूएसए के टापू पे छुट्टी बिताने चली गई हाँ हाँ। विदाउट इवन टॉकिंग टू हर कोलीग्स। हाँ हाँ। ये भी यूएसए के अखबारों की न्यूज थी उस समय की, ओके। हारने के बाद। हाँ तो हाँ। 95 की हमने उनको याद दिलाया कि भाई हमने 95 में तुम्हें क्या समझाया था और तुमने सुना नहीं, विपरीत दिशा में भारतवर्ष को जो है लेकर गए। हाँ हाँ। आपने 95 में क्या कहा था? हैं जी? आपने 95 में क्या कहा था? नहीं समझ में आया आपकी बात। आपने कहा 95 में आपने हिलरी क्लिंटन को समझाया था, तो हाँ, आपने 95 में हिलरी क्लिंटन को क्या समझाया था? वो मैं बता देता हूँ, 2 लाइनों का फैक्स भेजा था। हाँ हाँ। जिस दिन वो भारत में आई थी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टेलीफोन नंबर डायरेक्टरी से देखकर हाँ हाँ। फैक्स किया था, ओके। एड्रेस किया था टू द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ हाँ। द बिगेस्ट कंपिटिटर ऑफ मैन पावर, मस्कुलर पावर, सोलर पावर एंड बायोगैस इज electricity and petro products. All of them are energy used for doing all type of work. Why these two modern sources of energy only be subsidized by the World Bank, criminal number one represented by Hillary, developed countries and our own government by giving our natural resources to these two sectors at a throwaway price to the extent of thousands of crores of dollars every year in the name of comforts, industrialization and modernization for chopping the hands and necks of vast sources of manpower in developing world. It has ruined our ancestral professions. इन 2 लाइनों का ही असर था। भारत में जो नेशनलाइजेशन का युग चल रहा था 47 से 95 तक, वो खत्म होकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बैलेंस शीट मेरे को भेजी कंफर्म करते हुए कि जो भी मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, और इट इज ए ग्लोबल फिनोमिना, वी आर डूइंग इट ग्लोबली। तुम्हारे बस की हो तो रोकना है तो रोक लो। सो इट वाज ए चैलेंज टू यू। हाँ। ओके, सो बट एज ए पुअर इंडियन सिटीजन व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन वी डू? हाँ, अभी उसमें तो बहुत सी विषय है, बैठेंगे तो हम आधा एक घंटा कभी, या ऑडियो वीडियो कॉल पे भी, हम टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हैं? हमको जो गांधी जी 1909 और 32 में हिंद स्वराज किताब के अंदर पंचायत राज की कल्पना करते हैं, मैंने उस पर भी एक लाइन लिखी है,
all amendments in our constitution since 1950 are anti-national, anti-humanity, anti-majority community, anti-survey bhavantu sukhina, so needs to be cancelled with immediate effect, subject to reconsideration by an appropriate committee. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लेकिन ये दुष्ट राजनेता नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते समय जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बांटी, उसके अंदर उन्होंने 1950 का ही संविधान बांटा और ऑल अमेंडमेंट्स को अनेक्जर्स में ले लिया। उनको सिर्फ किसी दिन रात को 8 बजे खड़े होकर ये कहना है, ऑल अनेक्जर्स स्टैंड्स कैंसिल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मी, सब्जेक्ट टू रिकंसिडरेशन बाय एन अप्रोप्रिएट कमेटी। ये वक्फ के नाम पे जो फूट डालो राज करो का तांडव है, तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन बोलनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर। लेकिन तो यदि आप प्रभावी हैं, एक मिनट, माननीय नरेंद्र मोदी जी मदन मोहन जी की बात क्यों सुनेंगे? हाँ, देखिए, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी। 2014 में एक पिटीशन मिस्टर पंडित, जो कि कश्मीर के हैं, सुशील पंडित शायद नाम है उनका, और मेजर जनरल बख्शी एटसेट्रा ने एक पिटीशन 2014 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिसका मजनून था कि आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया है और देश के संविधान ने राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित नहीं की है कि वो जो है अपने स्तर पर नोटिफिकेशन से किसी आर्टिकल को पैदा कर दें। लिहाजा आर्टिकल 35A असंवैधानिक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 साल इस पर मौन व्रत रखा, तमाम नोटिसों में कोई जवाब नहीं दिया, और जनवरी 2019 में उन्होंने आर्टिकल 35A हटाया। मैं मदन मोहन जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो आर्टिकल संविधान में घुसा ही नहीं है या असंवैधानिक है, उसे हटाने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है? अब अधिकारों की ये जो लड़ाई है, अंग्रेज तभी तो सारे अधिकार लिए बैठे हैं। हम आपस में कभी चर्चा करना ही नहीं चाहते। मेरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सिंपल सा तथ्यात्मक जवाब दे देते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 2014 में ही आर्टिकल 35A को नल एंड वाइड घोषित कर देती या नहीं करती? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये अंधा कानून है, वो चाहती ही नहीं सच्चाई जानना और सच्चाई के नाम पे भी कुछ करना। इस व्यवस्था को हम भीड़ तंत्र कहते हैं, जहां जनतंत्र और जनहित की कोई भी चर्चा नहीं है। जनतंत्र का मतलब है कि हम हर बूथ पर संगठित होकर अपने 7 प्रतिनिधियों को चुने और अपना वोट देने का अधिकार उनको डेलीगेट करके जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि का चयन करें। इस तरह एक कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए दिल्ली में लगभग 250 ही वोटर होंगे, एक एमएलए के चुनाव के लिए 1100 ही वोटर होंगे, एक एमपी के लिए 11,000 ही होंगे। देन ओनली वो जो है जनता के हितों का ख्याल रखने के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की गर्दन जो है अपने हाथ में दबा सकेंगे और वो हमारे नौकर साबित होंगे। आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कहीं डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती है। हाँ, तो ये भीड़ तंत्र है ना, इसमें तो मीडिया बाहर है। भीड़ तंत्र नहीं कहूंगा मैं, उसका स्पेसिफिक नाम दूंगा। उसका नाम है पार्टी कृषि, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, दे हैड हाईजैक्ड द जनतंत्र डेमोक्रेसी। वेरी राइट। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, आपकी भाषा है, मेरी भी। हम सिर्फ एक मत होके एक चार्टर ऑफ एक्शन डिफाइन करना है और कुछ नहीं है। हम वैचारिक तौर पे हम एक ही है। आपको कुछ नहीं करना है। हमने आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप का जो है ना इनवाइट भेजा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। ये व्हाट्सएप का नाम है अच्छे भारत का संकल्प समूह और ब्रैकेट में लिखा है मदन मोहन बी द नेशन। नहीं, मैं जो है
मैं मदन मोहन कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ पानी के बुलबुले हैं, बनते बिगड़ते रहेंगे। हमको इस राष्ट्र अभी की अभी जो मैं कह रहा हूँ इट इज फॉर यू। हाँ ऐसे हजारों ग्रुप मैंने क्रिएट किए हुए हैं, हाँ हाँ। तो उनमें से एक ग्रुप आपका भी है। अच्छा, हमारी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, यदि आप इजाजत दें तो मैं उसे विस्तार से समझाऊं। बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम जो है अभी मेरे को एक मिनट, मुझे थोड़ा अपनी सा। बात कह लेने दीजिए। जब अपन को हाँ हाँ, अब कहिए जब कहिए कहिए कहिए। जब अपन को आमने सामने बैठ के बात करने का मौका मिलेगा, हम्म। निश्चित तौर पर हम उस अवसर का जरूर लाभ उठाएंगे। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि जब तक नहीं हो रहा है, ध्वनि के माध्यम से ही आचार विचार यदि हमारे पहुंचेंगे बिल्कुल। तो कल्याण हो। हाँ राइट। बिल्कुल, अच्छी बात है। तो मेरा इसमें कहना है कि मैंने आपका ग्रुप बना दिया, हम्म मैंने आपको एडमिन बना दिया। हम्म अब मैं आपसे क्या अपेक्षा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप हम्म अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और हम्म जिन संगठनों से भी आप जुड़े रहे हैं, चाहे वो हम्म सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो हम्म पॉलिटिकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, हम्म उनके जो लोग भी आपसे जुड़े रहे हैं, जो आप में हम्म श्रद्धा रखते हैं, हम्म ऐसे लोगों को इस ग्रुप में जोड़ना है, क्योंकि आप एडमिन हैं। हम्म। और उसमें 2-3 शर्तें हैं, मैं उन शर्तों को खुलासा करना चाहूंगा। ठीक है। पहली शर्त यह है कि किसी से पूछ के नहीं जोड़ेंगे, अच्छा। क्योंकि यदि आप पूछ के जोड़ेंगे तो हम्म वो आपका ब्रेन वॉश करके आपको कंफ्यूज करने की क्षमता रखने वाले हमारे बहुत सारे विद्वान लोग हैं, तो हम हम्म उनको ये अवसर नहीं देना चाहते। नंबर एक। हम्म नंबर दो जो है, बहुत सारे लोगों को अच्छे भारत के संकल्प समूह का नाम से जो है ना, उनको बिच्छू सांप काट खाएंगे और वो हम्म। ऐसे भागेंगे जैसे उन्हें जो है मधुमक्खी के छत्ते में उनका हाथ चला गया हो, और वो हाँ, अच्छे मधु अच्छे की इच्छा ही नहीं है। अच्छी की इच्छा ही अच्छाई नहीं की है। इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आपकी बात कोई मैं। हाँ। बिल्कुल आप मेरी बात को तो दोहरा रहे हैं। हम्म अच्छा, तीसरी इसमें शर्त ये है कि जो भागेगा हम्म उससे 3 महीने तक आप बात नहीं करेंगे। हम्म मतलब ये नहीं कहेंगे कि आपने ग्रुप क्यों छोड़ा, हम्म क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल हो जाए। वो जो है फालतू के विवादों में, फालतू की चर्चा में उसका ह्रास ना हो, वो नष्ट ना हो। इसलिए ये 3 महीने का लॉकिंग पीरियड रखा गया है। ठीक है। राइट। इसके बाद आपको सर्च करके क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा तो आपको खोजना नहीं पड़ेगी। इसमें यूट्यूब का। 8, हाँ यूट्यूब का, इसमें 8,000 से अधिक वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत होगा, जिसमें हर भारतवासी को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। उसके पोटेंशियल का रोजगार, जिसे जानने की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की। और इस वो तो मौलिक एप्टीट्यूड देखा ही नहीं जाता। राइट टू एजुकेशन में कंपलसरी एजुकेशन जो है हमारे को 12वीं के बाद ये कहती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज स्टिल रिक्वायर्ड। व्हाई इट वाज कंपलसरी इफ यू कैन नॉट गिव दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 12 इयर्स ऑफ पीरियड। ओके, तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, और ये यूनिफॉर्म शिक्षा नहीं होगी, हाँ बल्कि ये एक बार में दी भी नहीं जाएगी। हाँ। तो ये शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है एक अद्भुत होगा, जो सबसे पहले आपके पोटेंशियल को पहचानने के मॉडल्स यूज करते हुए आपका पोटेंशियल पहचाना जाएगा। नंबर एक, आज आप जहां खड़े हुए हैं और जहां आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से यात्रा पूरी करना है, इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा और बीच के माइलस्टोन फिक्स किए जाएंगे। हर माइलस्टोन के लिए आपको उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक शिक्षा, आवश्यक हुनर या स्किल सेट, और आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, लिहाजा टेक्नोलॉजी इनेबलिंग जो है ना की जाएगी, और उस माइलस्टोन में आपको सिद्धता अभ्यास कराकर दी जाएगी। जब और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, फिर आपको बाजार में खड़े होकर वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के साथ नहीं कहना है कि मुझे जो है ना जॉब दे दीजिए, बल्कि आपके कंसल्टेशन से आपके माइलस्टोन की
सामर्थ्य के अनुसार आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपके कंसल्टेशन से भेजा जाएगा। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में माइलस्टोन 1 की सभी प्रथाओं का यूज करके रमा हो जाएंगे, तब आपको वापस जो है माइलस्टोन 2 की यात्रा के लिए वापस बुलाया जाएगा। और माइलस्टोन 2 के लिए फिर आपको उस स्तर की शिक्षा फिर से दी जाएगी, उस स्किल का स्किल सेट फिर दिया जाएगा। और यदि उस माइलस्टोन के लिए आपको किसी फर्दर टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जरूरत है तो वो भी दी जाएगी। फिर उसको में आपको रमा किया जाएगा, सिद्धस्थ बनाया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, और फिर आपको पुनः जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अप्रोप्रिएट जॉब को उपयोग, आपकी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है कौन करेगा ये सब? ये सब करने की व्यवस्था मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने बनाए हुए हैं, और इनको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही टैक्स पेयर का पैसा लगेगा। और ये चीज भारत के उस गरीब व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और उसके ही खाते से सभी जो भी उसको माइलस्टोन को अभी तो मेरी इच्छा सिर्फ एक लाइन की अपेक्षा है आपसे, यदि आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो गुरुकुल फॉर सीनियर सिटीजन ऑन व्हील्स करके हम ये निश्चित तौर पर करेंगे। हाँ, मैं आपको अपने शब्द देता हूं कि ऐसा होगा। अब ठीक है, अब हम आपको ये दस्तावेज ऑलरेडी भेज चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नंबर 1 आप ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उस ग्रुप में फिर मैं और दस्तावेज वगैरह आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना। नंबर 2 जो जैसा मैंने समझाया है ऐसा उसमें लोगों को जोड़ लीजिए। फिर आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। हमारे जो अभी हमने आपको ऑलरेडी मैसेज भेजा है उसमें कहा है कि निम्न लिंक से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उस ऐप के ही अबाउट कम्युनिटी में जाके आप पढ़िए। तो जो भी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सब चीज जो है अबाउट द कम्युनिटी में समझाया गया है, इंक्लूडिंग के चुनाव आयोग गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज पे है और मैं टेक्नोलॉजिकली लगभग जीरो ही हूँ। व्हाट्सएप पे 2-4 लाइनें लिखने से आपको कोई चीज नहीं सीखना होगी। हम आपको केवल उतनी छोटी छोटी चीजें बताएंगे जो आपको उस माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगी। मैं आपको एक भी फालतू की चीज नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद जो है आपको, जब आपने अबाउट द कम्युनिटी पढ़ लिया ऐप का, फिर आपको अपने इसी ऐप के नीचे प्रोफाइल है आपकी दाहिनी ओर, जिसमें आपकी फोटो भी दिखेगी। उसको आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑटो जनरेटेड। मेरी फोटो आपने डाल दी अभी? नहीं, जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे उस समय वो आपसे मांगेगा। अच्छा, जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे 3 चीजें मांगेगा। एक आपकी फोटो मांगेगा, दूसरा वो आप क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आपके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहेगा कि आप अपने शब्दों में अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, और तीसरा जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड, पोस्टल पिन कोड मांगेगा। ये 3 ही उसके रिक्वायरमेंट हैं, और इसके साथ जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल जाएगा, और उसमें जो है ऐप आपको बताता है कि आपने किस किस लोगों को जोड़ा है। और उसके नीचे 3 जो है तरीके दिए गए हैं शेयर करने के। पहला तरीका है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में जितने भी समूहों से आप जुड़े हुए हैं, जितने भी इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, उन सबको भेज दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इसमें कोई भेदभाव मत करिए, अच्छा बुरा मत देखिए, क्योंकि अच्छा बुरा हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है। We cannot be the judge of others. Be your own judge. मेरा ये कहना है कि जिसको आप बहुत अच्छा मान रहे हैं वो अंदर से बहुत बड़ा दुष्ट हो सकता है, और जिसको आप अपराधी और दुष्ट मान रहे हैं वो अंदर से बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो सकता है। आज जो कुछ भी वो है, आज की परिस्थितियों ने उसे उस कगार पे खड़ा कर दिया है, लिहाजा हमें उसको जजमेंट नहीं करना है। हाँ, बी योर ओन जज, मैंने आपकी बात ही समर्थन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारी ही बात कही, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर आपको जो है उसमें दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक।
तो उसे आप कॉपी करके अपने ग्रुप में जो आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आप सब लोगों को जोड़ चुके हैं, उसमें उसे डालना है और लोगों को अनुरोध करना है कि वो आपकी लिंक से जो है ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें। तो आपका नाम उनके रेफरेंस में आएगा, राइट? और आपको जो है एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। जब आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो ये ऐप आपको जिला अधिकारी बना देगा। जब आप 50 लोगों को जोड़ देंगे तो आपको राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, राइट? और ये फिर मेरिट लिस्ट की शुरुआत हो जाती है, चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट। तो ये ऐप 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बनाएगा आगे चल के। एक गांव की मेरिट लिस्ट, दूसरी मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, तीसरी कस्बे की मेरिट लिस्ट, चौथा जिले की मेरिट लिस्ट, पांचवी राज्य की मेरिट लिस्ट और छठवीं राष्ट्र की मेरिट लिस्ट। जो व्यक्ति अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर गांव में आएगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और गांव का पंच सरपंच का जो है टिकट उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। जो व्यक्ति मोहल्ले लेवल पर जो है नंबर 1 आएगा, उसे मोहल्ले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो टाउन या कस्बे में नंबर 1 पर आएगा, उसे जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। जो जिले में नंबर 1 आएगा, उसे जिले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जो जिले में होंगे, क्या वो नीचे वाले लेवल में ऑटोमेटिकली होंगे ही? हाँ, लेकिन यदि वो जिले में नंबर 1 पे आ रहा है, यदि वो गांव में नहीं रहता है तो गांव की मेरिट लिस्ट में नहीं रहेगा वो। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि यदि वो जो है इस मेरिट लिस्ट में है तो वहां की मेरिट लिस्ट में भी दिखेगा, लेकिन वो ग्रे कर दिया जाएगा क्योंकि आप हायर मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, लिहाजा दूसरे लोगों को यदि हम हायर पे पोजीशन नहीं मिली तो वी विल बी डेफिनेटली बी एट टॉप ऑफ द करेक्ट प्रीवियस वन। मतलब आपको उसमें ग्रे कर दिया जाएगा कि आप हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन यदि आप हायर लेवल की चीज को अवेल नहीं करते हैं तो नीचे का आपका पहला हक बनेगा। नीचे का पहला हक आपका बनेगा, हक रहेगा ना? हाँ, पहला हक आपका ही रहेगा फिर। अच्छा, इसके बाद जो है वो प्रांत लेवल की मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो नंबर 1 पर आएगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जो दूसरे और तीसरे लेवल पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री, और चूंकि हर राज्य की जो है जनसंख्या अलग अलग है तो 70 से 400 के बीच में जो होंगे उन्हें एमएलए का टिकट और प्रांत स्तर का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट पहुंचाया जाएगा। और जीतने पर यही लोग जो है मेरिट लिस्ट में जो 15 से 45 के बीच में रहेंगे जनसंख्या के आधार पर, वो राज्य सरकार के मंत्री बनेंगे। अब राष्ट्रीय स्तर की जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम बाकी 540 एमपी के लिए कैंडिडेट होते हैं। नहीं, उसमें 4 चरण हैं। दूसरा है कि दूसरे और तीसरे पे आने वाला उप प्रधानमंत्री, और फिर जो है 82 तक आने वाला, 4 से 82 के बीच में आने वाला केंद्रीय मंत्री, और 543 में आने पर उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। और इसी काम को करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी बनाई है। वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनी है, वो केवल इन चंद्रगुप्तों को इनेबलिंग करने के लिए बनी है। और इस राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं हूं, मैथिली शरण गुप्त। ये पार्टी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। अब जो है कोशिश हमको ये करना है कि जो हमारे ग्रुप में लोग हैं उनका एक रोस्टर बनाना है, जिससे कि हम हर रविवार एक जगह पर रोटेशन के आधार पर मिलें, जिससे हमारी भौतिक ऊर्जा का आदान प्रदान हो, राइट? तो वो भी रोटेशन के आधार पर होगा। जो रोटेशन के आधार पर मौका मिलेगा तो जो आयोजन करेगा उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और जो सम्मिलित होगा उसको 1 मार्क्स मिलेंगे। और ये इस तरीके की मार्क्स से ही जो है वो मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो ये 1-1 मार्क्स बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री और इन सब का निर्णय होगा तो इसमें एक चीज आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो वर्तमान नियम है कि
मुख्यमंत्री के कृपा पात्र पे ही मंत्री बनते हैं, एक क्लॉज अमेंड कर दिया जाएगा। तो कोई किसी की कृपा पे नहीं रहेगा, अपने श्रम से, अपने सामर्थ्य से जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो उस पद का हकदार होगा। और इसके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मेरे द्वारा ऑलरेडी बनाई गई है, जो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाहुबल और शस्त्र बल का जो दुरुपयोग होता है राजनीति में, उसको रोकने का हम क्या प्रभाव है? अब वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आदमी उसका बाहुबल, व्यक्ति विशेष, ये सब छोटे हो जाएंगे, लक्ष्य बड़े हो जाएंगे। और उसको लक्ष्य को हम कैसे बड़ा करेंगे वो भी मैं आपको नियम के अनुसार बताता हूं। तो पार्लियामेंट और विधानसभा को चलाने के लिए जो बिजनेस रूल्स होते हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बहस के दौरान वो कहते हैं कि ये चर्चा रूल क्रमांक फलाने के तहत हो रही है। तो उस रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, और वो अमेंडमेंट ये होगा कि कोई भी एमएलए एमपी कोई भी चीज सीधे पार्लियामेंट में नहीं ला सकेगा, उसे एक रिफाइनमेंट की प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी और मॉडल्स भी उसी रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजर के फिर भविष्य में कानून बनेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल किसी के ऊपर थोपे जाने वाले नहीं हैं। अब यदि आप इजाजत दें तो मैं कुछ शब्दों में जो रिफाइनमेंट प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास करूं। मैं फिर दोबारा आपसे पहले देख लूं आपका, और उसके बाद हम ये 1 मिनट लगेगा, जिससे कि आपके दिमाग 1 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको जेहन में ये बात नहीं होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त ने कमरे के अंदर बैठ के एक कोई मॉडल बना लिया, टेक्नोलॉजी बना ली, और वो चाहते हैं कि देश पर थुप जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इवन मेरे मॉडल्स और मेरी टेक्नोलॉजी भी आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, उसे इसी रिफाइनमेंट प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। तो इसमें 4 चरण हैं। पहला चरण है रिफाइनमेंट बाय द टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स में कौन लोग रहेंगे? जिन्होंने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है। और टास्क फोर्स के लोग किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, बल्कि वो जो चर्चा करेंगे उसका लाइव सभी चैनल पर टेलीकास्ट होगा। जनता और पत्रकार भी उसमें प्रश्न कर पाएंगे, और इस 15 दिन के मंथन से जो भी सुझाव निकलेंगे, जो भी मोती निकलेंगे, हीरे निकलेंगे, उस मंथन से जो है मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला जो है सुधार किया जाएगा। फिर अगले 15 दिन जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी लाइव डिस्कोर्स करेंगे, वो भी एसी कमरे में बैठ के अपने में गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे, वो भी लाइव चर्चा होगी जो सभी चैनल पर रिलीज होगी, और उसमें भी पत्रकार और पब्लिक पार्टिसिपेट कर पाएगी। और इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तीसरे चरण में सभी रीजनल भाषाओं में पूरी देश में पब्लिक से डिस्कोर्स होगा। तो पब्लिक जो 30 दिन से ये सब चीजें सुन रही है, वो जो है कम से कम ये सब चीजें अल्टीमेटली उसी के ऊपर थुपने वाली हैं, तो वो अपने हितों के हिसाब से अपनी चिंताएं, अपने कंसर्न, अपने सुझाव दे पाएगी। और चूंकि वो बिखरी हुई है और इतनी सारी भाषाएं हैं, लिहाजा इस चर्चा को 45 दिन का समय दिया गया है। इस तीसरी चर्चा से जो सुझाव निकल के आएंगे मंथन में, उनसे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में तीसरा सुधार किया जाएगा। फिर चौथे में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी ये पार्लियामेंट के बाहर लाइव चैनल पर डिस्कोर्स करते हुए ये अपना पक्ष रख पाएंगे, और इसके पहले पब्लिक अपनी बात कह चुकी है, लिहाजा ये पब्लिक के ठेकेदार नहीं कहलाएंगे, इन्हें अपना आकलन, अपनी चीज कहना है। तो ये पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एक शब्द भी बोलना इनका जायज नहीं होगा, बल्कि प्रतिबंधित होगा। वो अपनी भाषा में भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शब्द का यूज नहीं कर पाएंगे। उन्हें कहना होगा कि हमने सब चीजें सुनी हैं, मुझे लग रहा है कि ये चीजें छुटी हुई हैं, यदि ये चीज इसमें इस तरीके से विचार देना है, हाँ, दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। वो अपने आप को पब्लिक का प्रतिनिधि नहीं कह पाएंगे, और बाकी सब जो कुछ उन्हें करना हो करें, क्योंकि हमने पब्लिक से 45 दिन तक लाइव चर्चा करके जो कुछ हमें पब्लिक से लेना था हमने ले लिया है। तो आप पब्लिक के प्रतिनिधि होने के नाते कुछ नहीं कहेंगे,
आप जो कुछ भी कहेंगे व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे, अपने विचार अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप कहेंगे। और इसमें भी जो है पब्लिक, पत्रकार और आपके जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टास्क फोर्स के लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो प्रश्न पूछ पाएंगे, और उसमें जो भी चीज निकल के आएगी उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल अलोंग विथ चारों चीजों का जो कंपेंडियम के साथ ये पार्लियामेंट में जाएगा, फिर बहस होके वो जो है अडॉप्ट होगा। और ये चीज जो है वो सभी नियम कानूनों पर लागू होगी, और ये प्रतिबंध होगा कि कोई भी एमएलए एमपी कोई भी चीज इस प्रोसेस को बाईपास करके पार्लियामेंट में नहीं ला पाएगा, ये प्रतिबंध होगा। तो इससे फायदा ये निकलेगा कि हमारे ऊपर ना जो है ना डिमोनेटाइजेशन थोपा जा सकेगा और ना ही कोरोना वैक्सीन। एक चीज मैं पूछूं आपसे? जरूर भाई, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शपथ लेते समय ये क्यों कहते हैं कि हम जनता से सीक्रेट रखेंगे, अपनी बात बताएंगे नहीं? और भाई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वो ये नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम समय के पहले कोई चीज बताकर यदि उस निर्णय का लाभ किसी थर्ड व्यक्ति को मिलता है जो जनता के खिलाफ जाता है, तो वो चीज नहीं बताएंगे। वो ऑफिस के हित में, देश के हित में नहीं बताएंगे। जो चीज बताने वाली है उसे तो आम सभा आयोजित करके बताएंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं बताएंगे। उसका मकसद है कि देश का बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब सीडो डेवलपमेंट की किसी स्कीम से कोई पूंजीवादी व्यवस्था बेनिफिट ना उठा ले, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये देश के हित की बात है कि उस इंफॉर्मेशन को कोई मिसयूज करके उसका आर्थिक लाभ या देश या जनता का एक्सप्लॉइटेशन ना कर ले, या अननेचुरल और अनजस्टिफाइड जो है ना लाभ ना ले ले उस इंफॉर्मेशन से, इसके लिए वो प्रतिबंध है, इसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन वो अंडर टेबल लेकर सब कुछ करते ही है। हाँ, तो लॉबिंग आप तो कह रहे हैं कि उसके सब लोग करते हैं, उल्टा कर हो रहा है। वो नियम कानून बनाते हैं और फील उन्हें नेता करते हैं। इसीलिए बहुत सारे कानून ब्यूरोक्रेसी ड्राफ्ट भी नहीं बनाती है, ब्यूरोक्रेसी को ड्राफ्ट भेजा जाता है बना बना कि अब इसको देखो, आगे प्रोसेस करो। तो अच्छी चर्चा हुई आपसे, देखते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि यदि आप जो है रोटेशन के आधार पर लोगों से जो है एक जगह इकट्ठे होकर यदि हम अच्छे भारत के अकेले संकल्प को दोहरा देंगे, तो ये जो गति है ये चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 10 into 10 into 10 9 डेज का मॉडल है, जो कह रहा है कि यदि हम अपने 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प निभाएंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया में ना हम किसी की सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। कोई किसी पार्टी का, किसी का अंधभक्त है, देशभक्त वो है, यदि किसी का वो दरी बिछाने में, पोस्टर लगाने में उसे आनंद मिल रहा है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो केवल एक ही शर्त है कि क्या आप अपने अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, और अच्छे भारत का मतलब है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य। आप महालक्ष्य को पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, और आप उसमें मैंने आपको एक आपके ही ग्रुप का इनवाइट भेजा है, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपका ग्रुप बना देंगे, और उसमें और भी सारे हम डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका इतना बड़े समय का जो है लोगों का जुड़ाव है, आप अपने से जुड़े हुए लोगों को लोग तो मेरे साथ बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जुड़े कि हम व्यवस्था का विरोध करते रहे। और अब जो जुड़े हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, वो चाहे आपसे जो, देखिए हमने आपको कहा है मेरा एक ग्रुप चलता है हिंद स्वराज नाम से, है आप उसके अंदर 100-125 मेंबर हैं अभी भी। आप उनको सभी को चाहें तो इसमें जोड़ लें, भेज सकते हैं। नहीं, हाँ, उसमें लिंक भेजकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो इस ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि वो कहेंगे कि हिंद स्वराज तो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया गया है, तो इसमें आप उससे हटके क्यों बातें कर रहे हैं। तो हम इसको अच्छे भारत का समूह कह रहे हैं, जो भी अच्छा भारत चाहते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, और फिर आप बाकी बहुत सारे ग्रुपों से भी जुड़े होंगे, उनको भी जो है ना आप अपनी इनवाइट डाल सकते हैं। हाँ,
उनको अपने ग्रुप की इनवाइट डाल के, और चाहे तो उन पे फोन पे भी बात करिए कि आप जुड़िए हमसे, है ना। तो इतना करने से हमारी क्रांति जो है ना जमीन पे उतर जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। आपकी टीम में कोई ऐसा नाम जिसको हम सब जानते हो, कोई एक नहीं, आधा अभी नाम? अभी अभी ऐसे नामों को हम खोज रहे हैं, ऐसे ढेर सारे नाम हैं, लेकिन अभी उन्होंने वो स्तर हासिल नहीं किया है। लेकिन वो सडनली होगा, क्योंकि हमारी फीड जो है लगभग 50 लाख लोगों को प्रतिदिन पहुंच रही है। अभी कितने हैं अभी आपके टोटल इस समय? अभी ऐप से 17,000 लोग जुड़े हैं। यदि ये 17,000 लोग मात्र एक व्यक्ति को संकल्प के साथ जोड़ें तो हम 20 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 17 करोड़ लोग ने 17,000 लोगों ने वो संकल्प और शपथ जो ली है उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। यदि वो सिर्फ 20 दिन के लिए पालन कर लें तो चमत्कार हो जाएगा, हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आप दुष्ट हैं, अपराधी हैं, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प हम आपसे चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप आज जो भी हैं वो आज की परिस्थितियों के कारण हैं। हम आपका इकोसिस्टम बदल रहे हैं। आप दुष्ट नहीं रहेंगे, आप अपराधी नहीं रहेंगे, आपको अपराधी रहने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको जो है उसके पोटेंशियल का रोजगार मिल जाए, उसके जो है ना पोटेंशियल की शिक्षा मिल जाए, उसके पोटेंशियल उसके लिए भोजन मिल जाए, उसको जो है ना। एक लाइन में पूछूं, आपने यदि 1909 की महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं है और मेरी पढ़ने की इच्छा भी नहीं है। इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मॉडल जब समग्र है तो हम पढ़ के कंफ्यूज क्यों हों, और उसे रिफाइनमेंट के लिए सबको मौका मिल रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है, यदि आप हमारे मॉडल में कुछ सुझाव देंगे तो हम उसको आत्मसात कर लेंगे। तो आपके अध्ययन का हम लाभ लेना चाहेंगे, स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहेंगे। मशीनीकरण वर्सेज मानवीय श्रम शक्ति के उपयोग में हम जो मशीनीकरण को अरबों खरबों डॉलर की जो विदेशी सहायता मिलती है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से है, आप उसकी चिंता मत करिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का निर्माण भारत में होगा। और जिसको आप मशीन को नेगेटिव मान रहे हैं, वो मशीन को वो सब काम ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे मानवीय कामों के लिए स्वतंत्र हो, ज्यादा समय हो। वो जो है पैसा कमाने वाली मशीन ना बने। आज की डेट में तो मिनिमम वेजेस का 1/10 भी हम। आप चिंता मत करिए, हम जब आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं तो मिनिमम वेज, ये तो टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। अभी तो मौलिक अधिकारों में राइट टू प्रॉपर्टी है। कुछ लोग जो है 10,000 बिलियन डॉलर की ये जो हमने मौलिक अधिकार आपके हैं वो तो बने ही हुए हैं। हम जो एडिशनल मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं वो पहला मौलिक अधिकार है आपके पोटेंशियल का, रोजगार का मौलिक अधिकार नंबर 1। CSR फंड का दुरुपयोग होता है हमारा। आप उसको छोड़िए, कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेपर करेंसी नहीं रहेगी, डिजिटल करेंसी होगी। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हर डिजिटल करेंसी को, जैसे आप पेपर करेंसी को चलते हैं, ऐसी डिजिटल करेंसी को आप बाकायदा फील कर पाएंगे। और फिर भ्रष्टाचार करना किसी की औकात नहीं होगी। मदन मोहन जी, आप जो है ना, आप देश के प्रधानमंत्री होंगे फिर भी आप दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, मेरी चुनौती है। आज देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर मल्टीनेशनल 500 डिजिटल करेंसी चल रही है। और भारतवर्ष के अंदर मैं जो कहता हूँ UPI 1012 UPI 886 फॉर ऑल 786 डिस्ट्रिक्ट ऑफ भारत होनी चाहिए। ये जो है डिजिटल ट्रांसफर है, इट इज नॉट डिजिटल मनी। डिजिटल आप जो कर रहे हो, इट इज यू आर डिजिटली ट्रांसफरिंग मनी। नंबर ट्रांसफर कर रहे हो कि आपने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए, वो 50,000 के नोट का नंबर क्या होगा ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये अभी जो आप UPI मल्टीनेशनल्स आर गिवन ह्यूज अथॉरिटी, उनके पास फंड्स भी आते हैं कहीं ना कहीं से। आप चिंता मत करिए, भारत सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। भारत के जो पुराने ऋषियों मुनियों ने जो ढेर सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं,
जैसे हमारे महर्षि भारद्वाज ने 8 अध्याय और 3000 श्लोक का एक विमान शास्त्र लिखा है, जिसमें 32 तरीके के विमान को बनाने की विधि दी गई है, जिसमें जो आप आज की डेट में लेकिन भारतवर्ष जो है विश्व के ऑब्सोलीट एरोप्लेन को यूज करके मर भी रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी थोड़ा देर तक लिए दुरुस्त कर दूं। हाँ। नए युग के एयरक्राफ्ट का आविष्कार जो है वो राइट ब्रदर ने 1903 में नहीं किया था। इसका आविष्कार भारत में 1885 में हुआ था, जो शिव कुमार मेधेले ने किया था, और इसको डेमोस्ट्रेट किया गया था जुहू चौपाटी में। उनके द्वारा बनाया गया हवाई यान 15,000 फीट की ऊंचाई तक गया था, 18 मिनट तक हवा में रहा था और सुरक्षित वापस लौटा था। ऐसा अद्भुत जो है काम था, और ये महर्षि भारद्वाज के जो है विमान शास्त्र के आधार पर ये बनाया गया था। तो अब समय आ गया है कि जितने भी अंग्रेजों का था तो उनको अपना कॉपीराइट उन्हीं को मिलना था। वो उन्होंने जो है उनको छदम तरीके से अंग्रेजी लोगों ने एक कंपनी को लेके वो गए और उन्होंने उनसे सब वो डॉक्यूमेंट लिए और कहा कि हम इसको जो है ना विश्व स्तर पे ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, इसमें ये करेंगे, धन की कमी नहीं होगी। और उन्होंने धेले भर का काम नहीं किया और संभवतः उसी मॉडल को उन्होंने कुछ कुछ जो है ना आगे भेजा, और जो भी हुआ, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि भारत के उसमें ढेर सारे महर्षियों ने ढेर सारे शास्त्र लिखे हैं। अब समय आ गया है कि उन शास्त्रों को निकाला जाए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। मैं मदन मोहन जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा, नारों के आधार पर नहीं बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर बनेगा। भारत में भारत में एक लाइन महात्मा गांधी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे और नरेंद्र मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं दोनों को शून्य दूंगा। दोनों को शून्य दें जी। अच्छा, मैं गांधी जी को भी शून्य ही दूंगा। कोई बात नहीं। आपके आइडियल कौन? हमारे आइडियल जो है हमारे आइडियल कॉस्मोस है, जो मुझे रोज प्रेरणा देता है। कौन? कॉस्मोस, ईश्वर। कॉस्मोस तो विश्व की वैश्विक ऊर्जा हो गई। हाँ, तो वही ऊर्जा हमें रोज आइडियाज देती है, रोज डाउनलोड देती है, उसे मैं लिख देता हूँ, उसी को मैं मॉडल कहता हूँ। कोई युग पुरुष आपका 1000 साल में जिनको आप एडमायर करते हो? अभी इसमें हम अपना को किसी को आदर्श स्थिति पे नहीं रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने नाम दे दो जिनको आप 5 से ज्यादा नंबर देना चाहें। अभी अगली चर्चा में अपन उस विषय पे बात करेंगे। कोई बात नहीं। चलिए, यदि आपकी इजाजत हो तो इस बात का नाम समझ के मैं उनसे मैं चाहता था आपके कुछ आदर्श व्यक्तियों का नाम सुनकर मैं उनको गांधी जी से रिलेट करके मेरा ये सोचना है कि अपन इसमें समय खराब ना करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, देशवासियों को लाभ दे दें। हम अनावश्यक एकेडमिक चर्चा में अपना समय व्यर्थ ना करें, और इस मॉडल के माध्यम से हम अपने राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, और यदि विवश नहीं होंगे तो वो पराजित होंगे। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता यदि पराजित हो जाएंगे, यदि आप हमारा जो छोटा सा हमने आपको मॉडल समझाया है, यदि आप इसको संकल्प और शपथ के साथ जो है ना आगे बढ़ाएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं चंद दिनों में ये देश बदल जाएगा। डेलीगेशन ऑफ वोटिंग पावर टू बूथ लेवल 7 रिप्रेजेंटेटिव। आप उस सब चीजों को भूल जाइए, क्योंकि लक्ष्य को बड़ा कर दिया है। आप व्यक्ति को वोट ही नहीं दे रहे हो। आप 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों को वोट कर रहे हैं। जो व्यक्ति है वो सिर्फ माध्यम है। इसलिए इस मॉडल में व्यक्ति बड़ा है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मदन मोहन जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आकर देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी मैं आपको चुनौती देता हूं, इस मॉडल के तहत आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य प्रधानमंत्री मदन मोहन जी से बड़े होंगे। आप उनके सामने बहुत बोने होंगे। देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद संविधान में भी बहुत अच्छे लिखे गए थे। सभी देवी देवताओं मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे सभी
साइड में चली गई। देखिए धीरे धीरे नहीं हुआ, सब सिस्टमेटिकली हुआ है। हाँ, ये सब अंग्रेजों की साजिश के तहत हुआ। जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 20% हिस्सा ही डॉक्टर बाबा आम्बेडकर ने रिसर्च करके विभिन्न देशों का के संविधान का अध्ययन करके वहां से जो जो अच्छे प्रोविजन लगे उनको उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन 20% प्रोविजन का लेफ्ट, राइट और सेंटर बलात्कार किया है। देश के 55 कानून ऐसे बना दिए जो कि संविधान की इस व्यवस्था के विपरीत हैं। 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा में खड़े होकर ये क्यों कहना पड़ा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन? ये उन्होंने इसलिए कहा होगा कि उनको समझ में आ गया कि ये साजिश के तहत उन पे थोपा हुआ है। इसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है और राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जो अच्छे प्रावधान हैं उनको भी बाईपास कर रहे हैं, बेशर्मी से उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और हम जैसे ब्यूरोक्रेट उसे कहते हैं कि साहब इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन 1955 में तो थिंग्स शुड हैव बीन amended much earlier in a much better way। हम तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान को एज इट इज रखेंगे, आप चिंता ना करें। पहले हम इन लक्ष्यों को उतार देंगे, संविधान वगैरह फिर एक पेपर रहेगा जो कि इन लक्ष्यों के सामने बौना होगा, उसकी हर चीज बदल दी जाएगी। जो इन महालक्ष्यों और मौलिक अधिकारों के बीच में आएगी वो हर चीज बदल जाएगी। क्यों? एक सेकंड, एक क्वेश्चन और था आपके मन के, मैं भाव समझना चाह रहा था। व्हाट वाज द रोल ऑफ माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ माउंटबेटन? एक मिनट, लैक्स ऑफ हिंदूज वर मर्डर्ड इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं माउंटबेटन एक महादुष्ट था, उसे दुष्टता के साथ इस देश को छोड़ने के लिए बुलाया गया था। एडमिना उसकी पत्नी नहीं थी, शी वाज ए सीक्रेट एजेंट एंड शी डेलिबरेटली जो है ना उसने नेहरू को और जिन्ना को और मालूम नहीं किस किस को फंसाया। लोग बाग तो जो है उसके हमारे महात्मा गांधी जी के साथ भी डांस करते हुए फोटो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। एनीवे, मेरा कहना है कि ये एक साजिश थी। उस साजिश के तहत हमारे देश के दुष्ट राजनेताओं ने अपने देश की जनता को मूर्ख बनाते हुए, उनके साथ विश्वासघात करते हुए अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और इस देश को दो भागों में बांट दिया। और डायरेक्ट एक्शन डे की सीधी जाना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जिसमें कि हजारों लोगों को जो है ना हत्या की गई थी, बलात्कार हुए थे और धर्म परिवर्तन हुआ था, ये एक बच्चा भी अनुमान लगा सकता था कि जब ये देश धर्म के आधार पर बटेगा तो कत्लेआम होंगे। जब जो भारतीय जो है पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पे आएंगे, क्यों इन लोगों के ذहन में नहीं आया कि वो जो संपत्ति वहां छोड़ के आएंगे उसके एवज में उन्हें भारत में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब उनके साथ कत्लेआम ना हो, ये बात जो है ना क्यों इनके ज़हन में नहीं आई? 15 अगस्त 1947 बल्कि 14 अगस्त की रात को माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू एडमिना के साथ द बुलेट ट्रेन नामक मूवी क्यों देख रहे थे? इन सब मूवी, द बुलेट पुरानी मूवी है एक, द बुलेट करके, द बुलेट, तो वो मूवी क्यों देख रहे थे? क्या ये मूवी देखने का समय था? तो बहुत सारे प्रश्न हैं। इस देश के साथ दुष्टता हुई है, एक क्वेश्चन, इस देश के साथ विश्वासघात और षड्यंत्र हुआ है। उसी षड्यंत्र के तहत सुभाष चंद्र बोस जी को जो है ना भागना पड़ा। उसी षड्यंत्र के सुभाष चंद्र बोस के गुमनामी बाबा बनने के कारण। करेक्ट, क्योंकि आप जो है ना उस समय जो जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टेटमेंट दिए उसको पढ़ेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे कि ये कितना दुष्ट व्यक्ति था। जवाहरलाल नेहरू कोई अच्छा हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ गांधी, देखो एक लाइन कोई आपकी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठना होगा और पूरी मानव जाति को यदि हमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य दे देंगे तो ये जो मुद्दे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय मुस्लिम्स,
ये आप हमारे हमारे दो सनातन के लिए देखिए और उनके लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो है कैसे नियंत्रित करेंगे, 21 महालक्ष्यों में आप पढ़िए, बहुत छोटी सी चीज दी गई है, 2 मिनट में जो है ना ये एक्सप्लोजन रुक जाएगा और हम इस देश के 144 करोड़ लोगों को न केवल सारगर्भित उनके पोटेंशियल का रोजगार दे पाएंगे, बल्कि संभवतः हो सकता है ये लोग भी हमारे काम से कम पड़ जाएं। तो आप वो हाँ, लेकिन पॉपुलेशन का कंट्रोल कैसे होगा, हमारे 21 महालक्ष्यों में एक पॉइंट वो भी है। हमारे इसमें जो है ना गायों की संख्या 10 गुना कैसे होगी, हम कैसे जैविक पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो भी पॉइंट है। हम एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हमको हमकारी जड़ों से उखाड़ने का जो षड्यंत्र है, आप षड्यंत्र को छोड़ दीजिए ना, जो नई रचना है उसकी बात करो ना। हम षड्यंत्र में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें, ये बताइए ना मुझे। जब नई रचना संभव है तो हम नई रचना कर दें। नहीं तो अभी आज की डेट में जो आज की लीडरशिप है, डेट में उनके साथ इस विषय पर कोई चर्चा, आज की डेट में बिना किसी चर्चा के हमें अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंचना है, फिर इन्हीं राजनेताओं को विवश करना है। यदि ये विवश नहीं होते हैं तो पराजित इन जनप्रतिनिधियों से कोई चर्चा करने के बाद कुछ विषय आया हो? ये इनमें से कोई भी प्रतिनिधि मुझसे चर्चा करने की योग्यता नहीं रखता है। आज तक किसी ने मुझसे चर्चा करने की हिम्मत नहीं की, इंक्लूडिंग माननीय प्रधानमंत्री ने भी। मैंने कई बार उनको मेल लिखी, कई बार उनको जो है ना वो भेजा, उनके कार्यालय में फोन लगाया, लेकिन ये छोटे चरित्र के लोग हैं, ये बड़ी चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के स्वार्थ साध रहे हैं, ये लोगों को भ्रम में रख रहे हैं। अदरवाइज बताइए ना, आर्टिकल 35A जब जो है ना थोड़ी सी जानकारी देके 2014 में ही वो नल एंड वॉइड घोषित हो सकता था, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें उसका राजनीतिक लाभ लेना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस भेजे, इन्होंने जवाब ही नहीं दिए, तो नोटिस में ही चलता रहा वो। उसमें उस PIL पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने उनको कोई जानकारी नहीं दी, उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हाँ, तो PIL पे मतलब जो है वो तो एक हमारी PIL ये भी थी कि भारतवर्ष के नाम 2 क्यों है, इंडिया क्यों नहीं होना, इंडिया क्यों नहीं हटना चाहिए, उसमें भी जो है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रेफर किया, पार्लियामेंट साइलेंट बैठी। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री इंडिया नहीं कह रहे हैं, क्राइम फ्री भारत कह रहे हैं। हर जगह भारत, हर जगह। अच्छी बात है, मैं आपकी कई बातों से बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। बाकी लंबी यात्रा है, मिलते रहेंगे, धन्यवाद। इस यात्रा को 9 दिन में समेटा जा सकता है यदि हम अपने संकल्प पे अडिग बने रहें तो। नहीं, हम आपके इस संकल्प को पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं गांधी जी से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप गांधी जी को साधे रहिए ना, हम आपके ना सोच को बदल रहे हैं, ना चिंतन को बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप को बदल रहे हैं, ना अंधभक्ति को बदल रहे हैं, तो ये तो हम पहले ही कह चुके हैं ना। आप हमें नाथूराम गोडसे और गांधी जी को एक करने का प्रयास किया है। 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। भारत का हर नागरिक जिस स्वरूप में है, मुझे उस स्वरूप में वो ग्राह्य है, क्योंकि मानना है मेरा कि वो यदि भारत में टेररिज्म होता है तो उसके खिलाफ तो कहीं ना कहीं हमारे को कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। टेररिज्म नहीं हो पाएगा, ये सब दुष्टता है। मैं IG ऑपरेशंस काश्मीर रहा हूँ। 1 मिनट, फंडेड टेररिज्म भी कहते हैं कई बार। फंडेड टेररिज्म कुछ नहीं हो पाएगी। जिस दिन आप डिजिटल करेंसी को जो है ना ले आओगे, उस समय जो है ना इनके सभी जो है ना स्रोत सूख जाएंगे, सभी स्रोत सूख जाएंगे। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। रिजर्व बैंक की जो मोनोपोलिस्टिक इशू ऑफ करेंसी नोट विदाउट एनी एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी अभी आगे चल के हम इसके लिए एक एसेट स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं। भारत की जो भारत विकास निधि बनेगी, दैट विल बी अगेंस्ट द कैपिटल एसेट स्टैंडर्ड। तो हम तो उन सब चीजों फॉरेन फंडिंग भारतवर्ष में कॉर्पोरेट को कितने परसेंटेज तक और कहाँ तक अलाउड होनी चाहिए? जरूरत ही नहीं होगी, सब चीजें मुक्त हो जाएंगी। आप इन सब चीजों फॉरेन फंडिंग होगी या नहीं होगी अलाउड? आप इन सब चीजों को कुछ समय तक जो चल रहा है चलने दीजिए, इन सब की आवश्यकता लुप्त हो जाएगी।
तो जो चीजें लुप्त होने वाली हैं उन पे हम एनर्जी ना बिताएं अपनी। फॉरेन फंडिंग के द्वारा नेगेटिव काम करने के लिए जब आजादी है, भविष्य में जब आजादी है ना अभी सबको, भविष्य में जब पेपर करेंसी नहीं रहेगी तो इलेजिटिमेट काम के लिए कोई भी धन किसी को नहीं मिल पाएगा। ये जो अवैध भारतवर्ष में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, बड़ी बड़ी एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग से चल रही है, वो अपनी फंडिंग देकर कुछ भी काम करवाते हैं। ये बात, उसको रोकने का क्या तरीका है? उसका रोकने का तरीका है पेपर करेंसी विहीन भारत। पेपर करेंसी विहीन तो होगी, लेकिन डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी यदि एनजीओ के पास पैसा आएगा, जाएगा इंटरनेशनल काम के लिए। डिजिटल करेंसी का किस काम के लिए आया है और आपको जरूरत क्यों है? जब हम उसी काम को जो है ना हम आपको देते हैं ना, आप क्या करना चाहते हैं, हम उसे राष्ट्रीय संपदा कहेंगे, तो आपको उससे हटके कोई काम करने की इजाजत ही नहीं होगी। आप क्या करना चाहते हैं ये बताओ ना मुझे। तो यदि उसके लिए हम अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी बूथ लेवल पर होगी, विलेज लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, स्टेट लेवल पे होगी या नेशनल लेवल पे? अभी तो वर्तमान स्थिति में मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। हम इसमें किसी भी बदलाव को नहीं लाना चाहते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, वी डू नॉट वांट टू एनीथिंग। इसी के बीच में रहकर ही हम महाबदलाव जमीन पर उतार पाएंगे और फिर जो है आवश्यकता अनुसार जहां जहां परिवर्तन करने की सब करते जाएंगे। क्या दिक्कत है? चलो, समझने का प्रयास करता हूं मैं, जितना भी समझ पाया। अभी तो मेरी आपसे चर्चा जो है अच्छी हुई है, हम अभी एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ जो जिस स्वरूप में है उसको उसी स्वरूप में ग्रहण करो। अभी इतना भारत का अभी पूरे का पूरा आवा जो है नेगेटिव दिशा में दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इसको आवे को सुधारने का कोई स्ट्रक्चर, कोई पावर किसी के पास। आपके ये सब जो है ना स्रोत जो है आज के नेता हैं, यदि यही पराजित हो जाएंगे और ये लक्ष्य महान बन जाएंगे और उसके लिए धन की कमी नहीं होगी, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये सब इतनी बड़ी चीजें हो जाएंगी, तो फिर क्यों परेशान हैं आप? आपको धन की जरूरत ही नहीं है। अभी तो मेरी इच्छा ये है कि यदि एक 10-12 सीटर गाड़ी के अंदर से यदि हम गुरुकुल फॉर सीनियर सिटीजन ऑन व्हील्स के द्वारा यात्रा, जितनी भी इच्छाएं हैं उनको आप लिख के भेजिए, वो मैं अभी से आपको तथास्तु कहता हूँ। इसके लिए प्रयास करो कि एक आपका मेरे को 10-12 सीटर की गाड़ी से हम एक यात्रा का इच्छा रखते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये मेरा एक व्यक्ति विशेष में कोई रुचि नहीं है। मैं व्यक्ति विशेष में नहीं कह रहा। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है और फिर वो जिसको इनवाइट करना चाहता है इनवाइट कर ले। तो एक व्यक्ति जो है ना लोगों को जगाने का काम नहीं करेगा, हर व्यक्ति को अपने 100 जनों को जो है ना 100 जनों को। प्रेजेंट सिस्टम का पोल खोल अभियान हमें किसी की पोल नहीं खोलना है, हमें अपनी बड़ी लाइन कर देना है, हमें किसी की पोल नहीं खोलना है। यदि ये विध्वंसकारी सिस्टम जो है, जो ये विध्वंसकारी सिस्टम आज के जो है धूप अंधेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इस धूप अंधेरे को देखकर डर लगता है, लेकिन एक छोटा सा दीपक इसे चीरकर जो है ना नष्ट कर देता है। तो आप धूप अंधेरे की चर्चा क्यों कर रहे हैं जो नष्ट होने वाला है? चलो, विद बेस्ट विशेष। ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।